will have no bearing of no effect on Citibank. Citibank will simply move. It's like just transferring. You can say it is a transferring of business from one person to another. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Siddharth. So let us start. Just give me a moment. So we were trying to understand the tax. So before we do that, I want to share with you the income tax slabs. So starting from this year, there is a new introduction of a new way of taxation. Good morning, So ma'am. good morning, Devesh. Ma'am, I'm Rahul. राहुल ओके या गुड मॉर्निंग राहुल. अरे तुम लोग को राहुल मैंने कंबाइन करके बोल दिया था. आई मीन राहुल यादव एंड राहुल कुमार. ओके. फाइन. अच्छा, देवेश एंड खुशबू हैव स्टिल नॉट जॉइन. क्या अर्पिता आज फिर से बारिश हो रही है क्या कानपुर में? नो मैम, आज नहीं हुई, कल रात में हुई थी थोड़ी सी. खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया. नेटवर्क का इशू. मेरे यहाँ हो रहा है. बारिश हो रही है आपके यहाँ? हाँ मैम. यहाँ पे भी होगी मैम, पकड़ा थोड़ी देर में सबको. होगी, पक्का होगी. होपफुली कोरोना का वायरस बह जाएगा इस बारिश में. और फैलेगा. हाँ? क्वाइट डेंजरस. नहीं अर्पिता, ठंड में नहीं फैलेगा. But I've listened something else, but let's leave it. Just hear and Just hope that नहीं फैलेगा. अब बस जितने लोगों को होना था हो गया, अब नहीं फैलेगा. ओके. चलो. ओके, सो कल हम लोग टैक्स की बात करते, टैक्स स्लैब. सो आई विल फर्स्ट शेयर विद यू द न्यू टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस. तो अब ये टैक्स वाली जो चीज है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आप मतलब, और ये आपको समझाने से नहीं आएगा, आपको खुद थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. बट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस, और थोड़ा सा आप रिसर्च करके इसको और पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग यू आल्सो नीड टू नो अबाउट टैक्स प्लानिंग. So I'll share with you the new tax slabs. पहले क्या था इंडिया में, सिर्फ टैक्स स्लैब्स वर still वही है, are based on the total income. However, in the last budget, like the budget which was just passed in February, there is a new way of taxation introduced. उसमें क्या है कि either you can pay tax by the old method where you are taking use of exemptions and deductions. तो हमने कल देखा था ना, deductions हैं, there are various sections by using which you can save tax. Now the new slab has been introduced saying that if you're not taking any kind of deduction or any exemption, you can pay tax according to this slab. So just give me a moment, I will try to share that with you. थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें समझने के लिए. take time, it will not be immediate, it will take some time to understand it, but if you want to make wealth management and financial planning your career, it is required that you understand the calculation and the tax slab. Okay, so I assume that all of you are able to see this. So ये हमारा
ओल्ड टैक्स स्लैब था, तो उसमें फॉर एग्जांपल एनीबडी बिलो 60, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन था 2.5 लाख। अभी तक खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया है, नहीं तो खुशबू जो आ गई, खुशबू मॉर्निंग यू वर सेइंग ना 2.5 लाख। यस गुड मॉर्निंग। 2.5 लाख का जो एग्जेम्पशन है, डिडक्शन है, वो Yes. स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब सबके लिए है। यस किसी की भी सैलरी, एनीबडी हु इज अर्निंग, he can claim a deduction of 2.5 lakh if he is below 60 years. अगर 60 years से 80 years है तो उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 3 लाख हो जाता है, और अगर अबव 80 ईयर है तो ये 5 लाख हो जाता है, राइट। तो इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, मतलब कि इस सैलरी तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली अगर मेरी सैलरी से 5 लाख है तो उस पे सबसे पहले मेरा 2.5 लाख डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिल जाएगा, तो मुझे 2.5 लाख पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। दैट इज वन थिंग, ओके। एंड एज आई ग्रो ओल्ड दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये वो हो गया। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, तो फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज अप टू 5 लाख, तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। इसमें ही आई कैन क्लेम माई डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80D जो हम कल देख रहे थे। इसके अलावा इफ सुपर रिच है लाइक 50 लाख एंड अबव, तो आपके ऊपर 10% का इनकम टैक्स सरचार्ज पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम टैक्स 2 लाख है तो 20,000 एडिशनल आपको देना पड़ेगा सरचार्ज, और अगर 1 करोड़ है तो 15 लाख। तो ये जैसे हम लोग के थोड़ी सी इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, मतलब कि एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स। तो हियर जितनी जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ेगी। However, the next thing introduced by this tax regime, like in the budget this year, is if you're not claiming any deductions. कौन से deductions है? कौन से deductions है? याद है? ये भूल गए हो? कौन से deductions आप claim कर सकते हैं? कौन से देखे हमने sections? Ma'am, section 80C. is 1.5 lakhs. 80C, correct. Then 80D, और उसमें एक एक सैलरी पीपल के लिए भी और डिडक्शन है अप टू 40,000। सो इफ यू आर नॉट क्लेमिंग एनी डिडक्शंस, तब आपको जो है यू विल हैव टू पे टैक्स एट अ लोअर रेट। है ना। तो वैसे आपको सो इफ यू आर नॉट क्लेम एनी डिडक्शन, तो इस ब्रैकेट में अगर आप हैं, अगर हमने देखा कि 5 to 10 lakhs आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% टैक्स देना पड़ता है ना। However, if you are not claiming any deductions, then you will have to pay tax at 10% if your salary is between 5 lakhs to 7.5 or 7.5 to 10 lakhs. Okay, तो ये एक एडिशन है। So this is, if you see, this is the new regime and the new tax slab rates starting from FY 2021. Similarly 10 to 12 है तो 30% से आपका 20% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। बियॉन्ड 15 लाख कोई खास फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है रादर। ओके, सो बेसिकली सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस? इसका रेपरकशन क्या होगा? Ma'am, I think people would involve less in tax evasion. मतलब अगर उन्हें ethically exemption मिल जाएगा, so वो evasion वाली जो unethical practices होती हैं, that is illegal in banking perception. So I think वो थोड़ा सा lower down हो जाएगा. ओके, बट यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर पा रहे ना, यहाँ पे तो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पा रहे ना।
यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन मिल रहा है, मैम नए नए बट टैक्स रिजीम में कोई मैम उनकी एग्जाम्पशन नहीं है। सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, उनके इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। इनकम पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मैम बट आई व्हाट आई कुड मेक आउट इट इज समथिंग लाइक वन वे और अदर, अगर ऊपर मतलब ऊपर हम कोई टैक्स क्लेम नहीं कर रहे तो इधर हमें बाकियों से कम भी पड़ रहा है ना, मतलब बाकियों से करेक्ट तो करेक्ट। कम हो रहा है, तो इट इज द समथिंग लाइक ओनली वन वे और अदर, ओनली वन थिंग इज दैट मतलब there is not much change what I could derive. It is just a way of presenting इट्स basically. अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑल्सो। व्हाट आई फील इज कि जो सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट्स हैं Mm-hmm. वो शायद कम हो जाए ना, जब आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट। हाँ, that is also a thing. Yeah, it will also. ओके सो आई अंडरस्टैंड कि एक बार में ये आपको समझ नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके तो मैंने सिर्फ इसको आपको इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि टैक्स, अंडरस्टैंडिंग टैक्स is also an important part of financial planning, because financial planning एक comprehensive service है for the customer, and you also have to help him. Ma'am, uh, that will be voluntary, na? Like under which regime we wanna pay. yes Either yes yes, you we can take choose, yeah. yeah. And you can't say which one is better, which is not, because you'll have to Yeah, do the calculation you and have then your calculations first. correct 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 correct. So for example कि I am a person in the income group of 5 to 7.5 lakh, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माय चिल्ड्रन आर आल्सो स्टडिंग, तो मेरे पास ना साल के अंत तक 1.5 लाख रुपया बचता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आई कुड सेव टैक्स बाय इन्वेस्टिंग दैट 1.5, बट मेरे पास 1.5 लाख बचता ही नहीं है क्योंकि मेरे खर्चे इतने ज्यादा हैं, right? So I will go for a 10% regime because I do not want to I do not have the money to save in section 80C. Right. तो हाँ, सो इंडिविजुअली हर किसी को देखना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो गया है अभी एक्चुअली। मैम हाँ मैम कल मैंने एक पढ़ा था कि मतलब जो आईटीआर फाइल नहीं करेंगे और 20 लाख से अबव अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका 2% टीडीएस कटेगा। हाँ तो एक्चुअली फाइल करता है अभी इस बजट में। That is the problem. लोग ITR फाइल नहीं करते। हाँ, इंडिया में शायद ओनली 10% पीपल फाइल दी ITR, इसीलिए that उनके is लिए the problem ना। 2% का टीडीएस बनाया गया होगा जो नहीं फाइल कर। सो दैट इज लाइक ये रेवेन्यू है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू इट। क्योंकि आप देखो मैंने तो देखा है, आप आई एम श्योर आपने भी देखा होगा कि आपके यहाँ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है, नो सैलरी क्लास से बहुत बेहतर है लाइफस्टाइल, बट फिर भी वो टैक्स नहीं पे करते क्योंकि वो उनकी अपनी इनकम जो है वो कम दिखा देते हैं, राइट? और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी शॉप पे जाओ, दे टेल यू कि बिल लोगे तो आपको इतना पड़ेगा, बिल नहीं लोगे तो आपको इतना पड़ेगा, है ना? यस बिल लोगे तो दे विल हैव टू शो इट एज सेल्स, क्योंकि अब थोड़ा सा मॉनिटरिंग बढ़ गई है। अगर बिल नहीं लोगे तो बिना सेल नहीं दिखाएंगे, सेल नहीं दिखाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट into things to avoid tax evasion, and it is coming out with various kind of initiatives. So DST भी एक ऐसा ही initiative Yes, था। ma'am. By the time GST has came, tax collection has grown. Yeah. I've seen like. So that is what the government is trying to do. तो आप कह रहे हो कि आपके पास आपकी इनकम नहीं है, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, आप टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, पर आप जो है 50 लाख का सामान ले रहे हो, तो कहीं से तो आया होगा ना ये पैसा, तो फाइल दैट रिटर्न और पे टीडीएस। तो इसीलिए अब देखो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपका पैन कार्ड कोटिंग इज बिकम मैंडेटरी, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको पता है कि इस बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है,
you know, or cash में transaction. So for example, demonetization was not able to achieve its objective, but demonetization का एक objective था to curb black money, right? कि Yes. आप जो है ट्रांजैक्शन जितना कैश से कम करोगे, जितना कि डिजिटल चैनल से ट्रांजैक्शन करोगे, उसका सबका अकाउंटिंग है ना। जो आप कैश से ट्रांजैक्शन करोगे उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। तो दिस वाज अ प्रेवलेंट थिंग कि इंडिया में आधी इकोनॉमी डिजिटल पे चलती है, अकाउंटेड चलती है, और आधी इकोनॉमी लाइक वन हाफ ऑफ द इंडियाज एंटायर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कैश। और उसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है ना, आप उसको जीडीपी में भी नहीं यूज कर सकते हो। जीडीपी क्या है, यू रिमेम्बर जीडीपी क्या होता है? मैम टोटल आउटपुट प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ फिजिकल। हाँ, सो यू नीड टू नो दैट ना। और अगर कैश में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक से रूट नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है? देयर आर इनडायरेक्ट वेज ऑफ डूइंग इट, बट आपको सीधा पता नहीं चलेगा कि ये भी आपके जीडीपी का पार्ट है, राइट? सो दैट इज व्हाट ऑल गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू डू, टू collect whatever data they can। और वो कलेक्शन कैसे होगा कि जब वो कलेक्शन तभी होगा जब सारी ट्रांजैक्शन जो है बैंक के थ्रू so it is important to understand the implication of tax as well in financial planning. Okay, so सिद्धार्थ, कुछ समझ में आया इसमें टैक्स में जो हमने बात की? यस मैम समझ। तो टैक्स का मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह समझने के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एक दिन में मैंने आपको बता दिया और आप समझ जाओगे। दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एनीवन रिमेंबर्स? कहां तक देखा था अर्पिता? विच पेज नंबर? तो यूलिप तो देख लिया था हमने, यहाँ ये भी देख लिया था। तो ये अब एग्जाम्पशन की लिमिट 1.5 हो गई है, इसमें आपको 1 लाख दिख रही है, बट ये 1.5 हो गई है। आई थिंक यहाँ ये भी कर लिया था ना हमने। मैम अच्छा, एनीवेज यस हो गया था मैम, हो गया था हो गया था मैम हो गया था। हाँ, राइट। तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि एफडी, टैक्स सेवर एफडी इज similar to any other FD. The only difference is that this FD has to be exactly for 5 years, and also you cannot have liquidity. You cannot create liquidity in this FD by taking a loan. So you cannot take a loan. It cannot be used as a security to take a loan, and also it is exactly for 5 years. Okay. So that is a tax saver FD. So we have seen I think 3 products under section 80C. We have seen PPF, we have seen ULIP and ELSS and FD. So 4 products. तो कल को कोई आपसे पूछेगा कि मुझे टैक्स बचाना है, क्या करूं मैं? So what will be your answer? What will you tell him? मैम इन्वेस्ट इन एफडी, मैम पीपीएफ ELSS एंड Okay. PPF। Yeah, but PPF is better। अगर उसका 1.5 लाख का लिमिट नहीं हुआ है तो PPF is better, क्योंकि PPF में अगर आप इंटरेस्ट देखो it is better than FD। 5 साल के FD में आज के डेट पे शायद 6.5 है, पर FD PPF में ज्यादा है। So these are the options। और अगर उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? मैम ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है या यूलिप में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट? इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है सिर्फ उन लोग के लिए होगा जो कहीं काम करते हैं। तो अगेन इसमें भी सेक्शन 80C का बेनिफिट है ऑफ 1.5 लाख। तो जब आप अपना टोटल एग्जाम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो द अमाउंट ऑफ
money your company has deducted in EPF, uh, the employees contribution. हाँ मैम इसमें एक और भी होता है VPF, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। फिर EPF से ज्यादा पैसा होता है उसमें, मतलब जैसे 2000 है और उससे ज्यादा हो गया तो वो फिर VPF में चला जाता है, और VPF के लिए कोई एक्स्ट्रा अकाउंट भी नहीं ओपन कराना, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका ऑब्वियसली रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो जब आपकी सैलरी बताई जाती है तो उसमें आपका पीपीएफ भी कैलकुलेट करके बताया जाता है, ईपीएफ भी कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट, और जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट कैन बी क्लेम्ड एज एग्जेम्पशन अंडर ईपीएफ। So this can be withdrawn. The entire amount in instance of leaving job, it can also be transferred. Retirement after 50 years of age or taking VRS, partial withdrawal can be done for home, medical or marriage related expenses. Then you have the NSC. NSC भी हम पहले देख चुके हैं. It's again a borrowing by the Indian government. It is backed. It has, therefore it has a government backing. That means कोई कभी default नहीं होगा NSC में. Again, you can claim exemption up to 1.5 lakh, but there is no maximum limit of NSC. जैसे हमने देखा कि अगर आप provident fund में invest कर रहे हैं, the maximum amount you can invest is 1.5 lakhs. But NSC में ऐसा कोई maximum amount नहीं है. You can invest any amount you want. The only thing is that exemption which you'll get is only for 1.5 lakh. And here the interest rates have also changed. I think they would be around 7.2 or something. So interest rate obviously is depends on the current interest rates and which have reduced. So इसमें आपका जो है, जो टैक्स आपको एनएससी में मिलता है, that is subject to TDS. जो interest आपको NSC में मिलता है, that is subject to sorry, not TDS, it is taxable and you get the interest along with the principal at the time of maturity. तो इसमें से कोई भी instruments you can use for saving tax. Another way of saving tax or another thing which you can add in your section 80C is the tuition fee. So parents जो अपने बच्चों के लिए फीस पे करते हैं, that can be added, that can be also claimed as an exemption under section 80C. section 80C का लिमिट 1.5 लाख है. अब 1.5 लाख में आप कुछ भी करो, चाहे आप एनएससी में इन्वेस्ट करो, चाहे आप ट्यूशन फी के लिए क्लेम करो, चाहे आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट करो, मैक्सिमम इज 1.5 लाख. So tuition fee is covered under Indian IT Section Act 80C. One can get a maximum exemption, again 1.5 lakhs per financial year. So payment made towards the children's education, tuition fee for college, for school, college, university, as well as coaching fee are varied competitive exams are considered under this policy. However, only 2 children are considered for such a kind of tax exemption. So there are certain other saving options by the post office which you can invest under section 80C. So ये सब usually आप देखो section 80C is helps people to save money and you can get maximum investment of 1.5 lakhs. So ये एफडी की तरह है और ओनली थिंग इज कि एफडी जैसे they might give you a little better return than the bank.
सो ये आपको करंट रहना पड़ेगा क्योंकि ये 1.5 लाख चेंज हो गया है और इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रह रहा है, तो इसके ऊपर करंट होना पड़ेगा. दिस इज जस्ट इलस्ट्रेटिव कि दीज आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स existing and these are the current term, but ये change होते रहेंगे and you will have to keep updated. Then mutual fund में हमने देखा ELSS scheme है. How is ELSS different and what kind of fund is ELSS? So section 80C में exemption तो देता है, but what are the other features of ELSS? Anyone? Ma'am, Where does it invest? ma'am, Yeah. ELS is basically a type of mutual fund scheme. It invests in Correct. equities. So, Okay. So in equities, what kind of fund can you classify as? What is the kind of fund it is? तो हमने sorry. क्लासिफिकेशन देखा था ना इक्विटी में. इक्विटी में क्या क्लासिफिकेशंस थे? मैम यस खुशबू. मैम इट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड which have It is equity, yeah, it is an equity oriented equity fund, but equity में भी हमने classifications देखे थे ना. We had sectoral, we had diversified, we had blue chip, we had large cap, we had small cap. What kind of fund? Ma'am, diversified. Very good, Siddharth. Diversified Is the equity. diversified equity fund, correct. And what else? How else is ELSS different from others? Ma'am, From other mutual fund? other than other saving schemes, it offers a better return as it invests in equity. Okay, fine. It- What else? No, normally, saving scheme does not offer much return, but it is different in a way that it offers better return as compared to others. Okay, and what about liquidity? ma'am it's for long term. it has Yeah, it has benefits when invested in long term. it has lock-in period 3 years. Yeah, it has a lock-in period of 3 years. So any customer who can take this risk and has 3 years of time, you will ask him to invest in ELSS, and probably amongst all, this might end up giving the. This is only assumption that it will give. You don't know how the market is going to perform next year, but the probability of this giving a better return is higher than any other. और बाकी जो हमने अभी तक देखे, except for ULIP, all of them are fixed income products. So fixed income products can only pay that fixed income, whereas ELSS and ULIP will give you return based on market. So exemption, total exemption, again 1.5 lakh. Tenure is, and we have seen for equity you need a longer tenure to get equity to give you better return. You need to be invested for a longer time. So tenure should be 3 to 5 years. And as this invest in equity, it can give you better returns. So apart from section 80C, there are some rebates also which can be claimed under section 88. So such rebate is actually the deduction calculated on the tax, which is computed over one's annual income. Under section 88 of the act, certain rebates are allowed. So basically, this is also one way of saving on tax. क्योंकि हमने देखा है कि जितना हमारा जितना हमारा सेविंग होगा, जितना हमारा टैक्स कम होगा उतनी हमारी ज्यादा सेविंग होगी, और जितनी हमारी सेविंग होगी उतना ही कैपिटल जनरेशन होगा. सो कैपिटल जनरेशन इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो द गवर्नमेंट कीप्स ऑन looking at opportunities to help people generate this capital. Now government का क्या इंटरेस्ट होगा जनरेशन ऑफ कैपिटल में? देवेश, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा ऑन कैपिटल जनरेशन? कि लोग अपना पैसा बचाएंगे तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? कुछ होगा फायदा? देवेश, are you there?
यस खुशबू, क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट क्यों ऐसी स्कीम्स लाती है जहाँ पे लोग टैक्स बचा सके? गवर्नमेंट के लिए तो वही है ना, लाइक इट इज बैड फॉर द गवर्नमेंट कि अगर नो लोग मैम। इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, व्हाई डज द Ma'am, गवर्नमेंट कम when अप विद people दीस will स्कीम्स? save, then they can invest in other companies and other things. एंड And when they will invest in other companies, employment will generate, and after करेक्ट when the करेक्ट करेक्ट when the time of return, government will also take tax. Yes, good. So I just wanted to know if you have the the bigger picture in mind. So ये सारी this is what investment is all about. The government also uh, enables the people to invest money, because when they invest money, the economy would grow. Growth in economy would generate employment, and so on and so forth. So the though tax is a revenue for the government tries to help people to save their tax so that they can help in investment generate capital generation. So also you have RBI bonds, which can help you in saving tax. So another unique bond which helps save tax is 6.5 saving bonds by RBI. और जो भी टैक्स सेविंग में होगा ना, तो हमेशा द इन्वेस्टमेंट टेन्योर विल बी लॉन्गर, because the government wants people to be invested for a long time, because the government is giving them tax benefit. So these are some ways of tax saving. Now recurring deposit is not a tax saving option. Earlier the interest of recurring deposit was not subject to TDS, so this used to help people save tax, at least defer tax, but now that option has been removed. So there are various instruments which can be used for saving tax, which is mutual fund, life insurance, infrastructure bond, recurring deposit. Not recurring deposit, as I told you, recurring deposit, the interest is now taxable. मैम जो हेलो हाँ यस सिद्धार्थ, मैम, बोलो। जो एमआरपी पे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मैम, तो एमआरपी पे जो अमाउंट लिखा रहता है हाँ। उसमें तो टैक्स पहले से ऐड रहता है ना? करेक्ट। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है जो हम खुद पे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि द टैक्स कैलकुलेशन इज फ्रॉम the person, the investor to the government, right? So that is a direct tax. और हम जो टैक्स किसी भी चीज पे देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। ऐसे तो मैम दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कभी भी आप कोई नोटिफिकेशन देखोगे ना, सो इट वुड हैव थिंग्स लाइक दिस विल इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स तो जाना गवर्नमेंट के उस कॉफर में ही है, बट डायरेक्टली जा रहा है फ्रॉम द अर्नर टू द गवर्नमेंट, और इनडायरेक्टली जा रहा है, जैसे जो आपने एग्जांपल दिया, जो गुड्स पे हम लोग टैक्स देते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सो वो सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैम इनडायरेक्ट टैक्स तो मैम सबको ही दे रहा है, इसका मतलब? हर कोई दे रहा है, हर कोई दे रहा है। हाँ मैम अगर कोई मतलब 100 रुपीज का भी कोई सामान करेक्ट खरीदने हैं तो करेक्ट। उसमें सो द टैक्स हाँ ऐड है? द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्स ना। तो जो बेगर्स होते हैं वो भी एटलीस्ट खाना तो खरीदेंगे ना, हाँ मैम, खाना तो लेंगे ही, तो वो भी जैसे कोई टैक्स देंगे। पैकेट सामान कोई खरीदते हैं तो उसमें पहले से ऐड है। करेक्ट। सो इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विल पे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पेयर्स ऑब्वियसली इंडिया में कम है, ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो छुपा नहीं सकते अपनी इनकम। ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय ही डायरेक्ट टैक्स पेयर है। इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय एवरीवन।
Ma'am, the people who have income 2.5 lakh, they don't Uh-huh. need to give any tax on their They income. don't need to, yeah. वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया ना। एक्चुअली अगर आप देखो तो 5 लाख की इनकम, 5 लाख तक की इनकम है आपकी, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख की इनकम तक आपको यू गेट सम रिबेट ऑन द पेमेंट। तो अगर आप देखो 2.5 से 5 लाख के बीच में द इंटरेस्ट रेट इज, द टैक्स रेट इज ओनली 5%। तो 5% कितना हुआ? 5 लाख, अगर 5 लाख भी इनकम है तो 5% कितना हुआ? 5% हुआ अराउंड 12.5, like 12.5 thousand। तो उतने का तो रिबेट में आता है, तो आपको 5 लाख आपको कोई एक्चुअली टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। Okay, ma'am. और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 1.5 लाख, तो अगेन आपको लाइक ऑलमोस्ट 6.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो। और माय एक्सपीरियंस इज कि ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, ये आपको धीरे धीरे समझना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ में आएगा और आप उसको यूज कर पाओगे। However, if you want to make a career in wealth management and relationship management, this is one thing which you need to understand। और ये ना आपको बहुत जल्दी एक्सेस दे देगा कस्टमर के को ट्रस्ट बनाने के लिए। बाकी कुछ हो या ना हो, बाकी कोई भी रिच कस्टमर कहीं इन्वेस्ट करना चाहे या ना करना चाहे, टैक्स सभी सेव करना चाहते हैं। If you can help me with help the customer with his tax planning or reducing his tax liability, you have a very good window to gain trust। So इसके ऊपर आप अगर मास्टरी हासिल कर लो, obviously you are not a CA, तो आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, but at least you can give him ideas to save tax। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा आजकल CAs भी वेल्थ मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कंपटीशन आपका बहुत हाई है। तो CAs क्योंकि दे अंडरस्टैंड द टैक्सेशन एंड the returns part of taxation very well, so even today's time a lot of CAs have taken agencies or they have become distributors of mutual funds and insurance, because it gives them an option to connect better with their customers and help them save tax। So another tax is withholding tax। So to define withholding tax, is the amount of which deduction takes place directly from earnings of an employee by the employer. Now it is paid to the government as part of tax liability of the individual. So it can be paid on, it can be deducted on rent, commission, salary, professional service, and contractuals. So rate is specified in the tax regime। तो जहां से आपकी अर्निंग हो रही है, so for example I'm a freelancer, I freelance with NIIT for example। so NIIT क्या करेगा, मुझे अगर मान लो मेरा 20,000 का बिल बना, तो मुझे पूरा 20,000 थोड़ा ना देंगे, they will hold some tax। as of now it is, I think it used to be 10%, अभी थोड़ा सा reduce हुआ है, so they will hold 2,000 and give me the rest 18,000। okay? so that is how this is how the tax is calculated, and it is paid from the person who is actually making the payment। मैम GST का भी अलग से टैक्स लगता है क्या? टैक्स क्या? GST का? GST का क्या? GST भी मैम क्या वो टैक्स की तरह है ना वो भी? हाँ, GST तो टैक्स ही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कोई भी जो भी बिजनेसमैन है वो आपसे GST कैलकुलेट करता है, आपसे लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है, पर वो पर्सनल नहीं है, इसलिए we are not discussing GST here। वो पर्सनल टैक्स नहीं है, we are only discussing about personal taxes। So the withholding tax provisions are in the nature of machinery provisions applicable to the payer of the income to enable easy collection and recovery of tax, and are independent of charging provisions which are applicable to the recipient of the company। तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन है। एनी पेमेंट टू बी मेड टू अ नॉन रेजिडेंट, द पेयर इज ऑब्लाइज्ड टू डिडक्ट एट सोर्स। सो TDS डिडक्ट करके पैसा देना है। So as per section 195 of the Income Tax Act, an obligation on per person responsible for payment of to deduct tax
at source at the time of payment or at time of credit of the income to the account of the income non-resident income. Non-resident का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो इंडिया में तो होते नहीं है, तो इसलिए कलेक्शन ऑफ टैक्स बिकम लिटिल डिफिकल्ट. सो इसलिए जो भी पे कर रहा है दे हैव टू डिडक्ट टैक्स. So if the payment would not be taxable, the person responsible for such making payment may make an application to the assessing officer to determine appropriate proportion which shall be chargeable to tax. Tax is required to be deducted only on the chargeable proportion. Also, we are talking about double taxation avoidance agreement, जहाँ पे if the person resides in a country with whom India has a double taxation agreement, मतलब कि basic term में समझो तो double taxation agreement is an agreement between two countries that अगर if a person is paying tax in your country, I will not charge him or I will charge him tax at a lower rate. So that is double taxation avoidance agreement. क्या होता है कि for example I am a resident of say कोई यूरोपियन कंट्री ले लो, स्पेन. तो अभी वट एवर आई एम एन इंडियन बट आई एम अ रेजिडेंट ऑफ स्पेन, वहां पे जो भी मेरी सैलरी होती है आई हैव टू पे टैक्स ऑन टू स्पेनिश पीपल, एंड इंडिया में भी जो मेरी यू नो वट एवर आई सेंड आई हैव टू पे टैक्स. सो इन केस इंडिया हैज एंटर्ड इन एन एग्रीमेंट विद स्पेन फॉर डबल टैक्सेशन, ऐसे स्पेन के साथ है नहीं बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, double taxation avoidance agreement, then the person will have to pay lesser tax in India. So that is what it is. It is just to give the benefit of tax payment. And any person making a payment to any non-resident shall be liable to deduct tax at specified rate. So these are some, again we'll have to check. I have not checked the current rate, so but you have to check the current rate of taxation. Okay. Now this is another very interesting thing. Now kal humne we had seen 5 heads of income. You know, can somebody, except for Arpita and Khushbu, can somebody tell me what are the 5 heads of income we had seen yesterday? कल हमने देखा था ना, the 5 heads of income under which income tax is charged. इतना सन्नाटा क्यों है भाई, किसको याद नहीं है क्या? हेलो, nobody remembers the 5 heads of income we had seen yesterday? हेलो. Yes, Devesh. कौन है देवेश? नहीं है, कौन है? मैम सिद्धार्थ. Yes, इनकम, सिद्धार्थ. हाँ, मैम इनकम फ्रॉम सैलरी, good. इनकम फ्रॉम रियल हाउस प्रॉपर्टी, मैम मतलब रियल Income from house एस्टेट. property, correct. Then इनकम फ्रॉम, मैम जो प्रॉफिट या मैम कैपिटल गेन, capital gain, correct. और एक और बचा है, इनकम फॉर बिजनेस, business, income from business, और जो कुछ नहीं आएगा वो others में आ जाएगा, ठीक है? So capital gain is also a head under which income tax is charged. Now we have understood capital gain. मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है, सुना तो मैंने. मैम जो, हाँ सुना तो मैंने, आपको सुना और एक्नॉलेज भी किया. अच्छा मैम, नहीं सुना, हमको नहीं सुनाई दिया आप जो बोली. अच्छा, ओके. सो यस, यू सेड इट करेक्टली सिद्धार्थ. आप एक वो भूल गए थे सिर्फ, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बाकी आपने सब ठीक बोला. सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो ये 4 हेड्स है, और इसमें मैम जो भी एग्रीकल्चर भी करेगा तो इसमें आएगा, जो एग्रीकल्चर ये सब, ये भी. हाँ, एग्रीकल्चर का कोई अदर हेड नहीं है एक्चुअली. अदर सोर्स, हाँ, सोर्स है इनकम तो, फ्रॉम अदर सोर्स. हाँ, सो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है? सो अदर सोर्सेज में बाकी जो कुछ इसमें नहीं आएगा वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा, राइट? अब कैपिटल गेन तो हमने देखा, व्हाट इज कैपिटल गेन? वी हैव सीन इट मेनी टाइम. व्हाट इज कैपिटल गेन?
When asset is sold, then it is called capital gain. Capital gain are two types: valuation gain and Okay, so valuation or realization actually mutual fund में ज्यादा वो है, but capital gain if you say are two types, then there are short term capital gain and long term capital gain. Okay, anyways, so capital gain is a profit you make on selling your capital asset, right? That we have understood. मैंने कोई चीज सामान खरीदा एक वैल्यू पे, उसके बाद मैंने उसको बेचा, I will make the profit only when there is a selling, no? So we have seen profit का simple formula होता है selling price minus cost price. अगर selling price है तभी तो मेरा profit होगा. तो capital gain is achieved when you sell your asset for a higher value. अगर कम वैल्यू के लिए सेल करेंगे तो ऑब्वियसली वो कैपिटल लॉस होगा. एनीवेज, नाउ कैपिटल गेन्स हैव टू बी इंडेक्स्ड. अब इंडेक्स का क्या मतलब है? जब हम बीएसई या निफ्टी को समझ रहे थे, सेंसेक्स या निफ्टी को समझ रहे थे, तो वी हैड understood index. Index tells you the position. Index for anything in a book or in a market tells you the position of the market. So when index is rising, we say कि हाँ market बढ़ रहा है. When the index is stagnant, it is not moving too much. Okay. So indexation tells you the current status or the status of something. So when we talk about indexation of capital gains, it means we also take inflation into consideration. So for example, मैंने कोई चीज I bought something at 10,000 rupees or 20 years back. 20 साल पहले कोई चीज 10,000 की खरीदी थी और आज मैंने उसको 15,000 में बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन कितना होगा? 10,000 में खरीदी थी, 15,000 में बेच दिया. मैम 5,000. 5,000. Yeah, but 5,000 20 years back is not equivalent to 5,000 today. We understand this time value of money. We have to deduct inflation from. Yes, correct. So we have seen, future value, and we have seen that it has to be discounted. We know time value of money, the value of money reduces over a period of time. So 5,000 20 years back compared to 5,000 today is very different. So what we'll have to do, we will have to index it. अब इंडेक्स कहाँ से मिलेगा? इंडेक्स जो है गवर्नमेंट प्रिंट करती है हर साल के लिए. So government prints this. You have to adjust the value of capital gain as per the inflation. So indexation, just to understand, is the process of adjusting your capital gains with inflation. और indexation is allowed only for long term capital gain. जैसे मैंने बताया आपको कि capital gain दो टाइप का हो सकता है, short term capital gain and long term capital gain. short term में तो इतना फर्क नहीं पड़ता ना. अगर मुझे सेम चीज अगर मैंने 3 साल पहले की होती, 3 साल पहले किसी में 10,000 लगाया होता और आज मुझे उसका 15,000 मिल गया होता, तो इतना फर्क नहीं है, because the time period is short. However, if it is long term, then it would make a difference. So when we are calculating capital gain, the person does not have to pay tax on the actual capital gain. He has to calculate the index value, and which will also, what will it do to the tax liability? अगर कैपिटल गेन कम हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी को क्या होगा? Tax liability will reduce. Tax liability will also reduce. So ये भी एक तरीका है for tax planning. So again, we've been talking about this. A financial planner is also required to do tax planning for the customer, and tax planning does not mean tax evasion. There's a difference between tax planning and tax evasion. Tax planning is taking the help of all the legal means of reducing the tax liability. So indexation से भी क्योंकि आपकी capital gain की value कम हो जाएगी, तो आपका tax automatically कम हो जाएगा. So ये मैंने बताया capital gains can be short term or long term, depending on the assets. ये हम पहले देख चुके हैं, but I don't know if you'll remember कि equity के लिए for example short term is only 1 year. Anything more than 1 year is long term. It is different for gold. For gold, short term is 3 years and long term is anything long. तो और ये भी है कि जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपके अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है, you can adjust it. However,
long term capital loss can be adjusted against long term capital gain. You cannot adjust them again short term gain. Okay. However, short term capital losses can be set off against any capital gain. इसका मतलब समझ में आया? Set off का क्या मतलब है? मैम And what does it मैम mean? when equal value of asset and liability, वो मैम जैसे किसी नहीं, liability नहीं है ये, वो बैंकिंग रेफरेंस से आप बोल रहे हो. But if for an individual, what would set off mean? What would set off mean? Ma'am, for an individual, I think set off would mean balancing the losses with equal quantity of gains. Correct. That will be set off. Correct. for Yeah, an correct. individual. So for example, I have been investing if I'm investing in shares regularly, तो कुछ शेयर्स में मुझको प्रॉफिट होगा, कुछ शेयर में लॉस होगा, तो मुझे टैक्स तो मेरे को कैपिटल गेन पे ही देना है. क्या एक शेयर 6 महीने पहले खरीदा जिसमें मुझे लॉस हुआ, तो ये गेन और लॉस आई कैन नॉट सेट ऑफ. So long-term capital gains can be set off only against long-term capital losses. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में तो इक्विटी में आपको लॉस होने के बहुत चांसेस हैं, राइट? सो दिस वाज यूज्ड एज अ टैक्स इवेजन कि मैंने जो है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एक को एडजस्ट किया एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. तो हमने देखा है डिविडेंड स्ट्रिपिंग, बोनस स्ट्रिपिंग, कुछ याद है कि भूल गया? वो सब याद है हम लोग ने देखा था. याद है कि भूल गया वो? एनीवन याद है कुछ डिविडेंड स्ट्रिपिंग हमने कुछ देखा था? हेलो, कोई बताएगा? Ma'am, couldn't recall at this moment. So probably I will not have time to explain, but ये हमने देखा था कि अच्छा ex dividend कम dividend ये कुछ याद है? Yes ma'am. याद है. हाँ, तो कौन सा प्राइस ज्यादा होगा? Come dividend. कम डिविडेंड ज्यादा होगा. बाकी लोग कुछ याद है? कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड हमने कुछ देखा था? राहुल, Yes, ma'am. क्या होता है एक कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड? मैम याद नहीं आ रहा. सब भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? एनीवेज, सो हमने देखा था कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो द प्राइस इंक्रीजेस इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिविडेंड, और उस प्राइस पे अगर आप शेयर खरीदते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ लिटिल हायर अमाउंट बिकॉज द कंपनी इज गोइंग टू पे डिविडेंड. सो दैट इज नोन एज अ कम डिविडेंड प्राइस. However, they have a record date also. Record date कुछ याद आया? Record date हमने Yes ma'am. Record date क्या होता है? Record date is a date on which actual claimer of the dividend will be decided, or the actual beneficiary of the dividend. Correct. So record date is a date on which the person who holds the security would be entitled for that benefit. तो उसके बाद कम डिविडेंड हो जाता है, उसके बाद एक्स डिविडेंड हो जाता है. तो एक्स डिविडेंड इज लेस देन कम डिविडेंड. तो यहाँ पे क्या करेगा कस्टमर या इन्वेस्टर? विल ट्राई टू शो दैट ही हैड अ लॉस. तो इसी को हम डिविडेंड स्ट्रिपिंग या बोनस स्ट्रिपिंग या राइट स्ट्रिपिंग कहते हैं, कि जहाँ पे द कस्टमर ट्राइज टू शो दैट ही हैड अ लॉस बिकॉज ही बॉट एट अ हायर प्राइस एंड सोल्ड एट अ लेसर प्राइस. एक्चुअली उसका लॉस नहीं हुआ है क्योंकि बीच में उसको वो डिविडेंड मिल गया है, वो या बोनस मिल गया. ओके, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस आपसे चूज किया होगा एंड यू वांट टू एडजस्ट इट अगेन
long-term capital gains so that your tax liability is reduced, which is not allowed. So long-term capital gains can only be set off against capital losses. सीधा है ना, set off क्या है, प्लस माइनस, गेन आपका प्लस, लॉस आपका माइनस है, तो लॉन्ग टर्म में अगर गेन हुआ है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में गेन और लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन्स. And you cannot carry forward the losses. So in order to maintain set of claims, it is necessary to file the annual returns on or before the respective due date. So ये सब तरीके थे trying to evade tax. Government is trying to, ये तो खैर बहुत पुराना guideline है. So what the government is like time and again looking at the loopholes of tax evasion, and it is trying to plug. So this is one of the plug for controlling tax evasion. So long term capital gains आप और losses आपके capital assets पे हो सकते हैं. वो capital assets क्या है? Equities है, bonds है, property है, alternate assets है, like your paintings, gold. So tax is liable to be paid on gain earned on the sale of the asset. So short, again, capital gain can be short-term capital gain or long-term capital gain. Now it can be short-term capital or long-term. So most of it, for most of the asset, short-term is described as less than 36 months. So आपने gold खरीदा है, तो आपको short-term capital gain will be applicable if you sell it within 3 years. And usually short term capital gain आपका income में add हो जाता है, और you are taxed as the normal income tax rate. So rate. So if I come under 20% income tax bracket, it will be charged at 20%. If I come under 30% tax bracket, it would be charged at 30%. Long term capital gain, if the asset is held more than 36 months. And long-term capital gain has a fixed rate of return which is 20%. इसमें कभी कुछ में आपको indexation का भी benefit मिलता है, that we will see. So long-term capital gain का percentage fixed रहता है, short-term का can vary depending on your income slab. Now equity में जैसे मैंने आपको बताया कि short term is only for 1 year. So if you have held the equity share for 1 year and you have sold it before 1 year, then short term capital gain would be applicable, which is at the rate of 15%. Up till some time, long term capital gain was exempt. तो आपने अगर 1 साल से ज्यादा शेयर्स होल्ड किए हैं और आपको कितना भी प्रॉफिट हो गया, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता था. But now it is changed. In case you have made profit more than 1 lakh, then you'll have to pay tax on that as well. So equity पे 15% है. However, short-term gains from other assets are added to the investor's income and tax at the slab rate. So this is how you calculate SP minus cost of acquisition. Cost of acquisition is not anything but cost price plus cost of improvement plus cost of transfer. That is the value you have paid for that asset. So this is the way of calculation. You will consider the full value of consideration. मतलब कितने में आपकी डील हुई. You will minus expenditure income wholly or exclusively in connection with such transfer sale, cost of acquisition, cost of improvement, and gross short-term capital gain. Okay? उसके अलावा अगर आपने कोई exemption claim किया ना, section 54B is investing in some kind of bonds to claim that exemption. अगर आपने किसी में ऐसे कोई investment किया है, तो you can claim exemption as deduction as well. This is how you will calculate the income tax. Now long term, as I told you, for shares it is only 12 months. For others, most of the asset it is 36 months. So if the assets like shares and securities are held by the SEC for a period of exceeding 12 months or
36 months. In case of other asset, it's considered as long-term capital gain. So आपकी जो debt securities है, वो 36 months उनका calculate होगा short term. So long-term capital gains are computed by deducting from the full value of consideration for the transfer of capital asset. So expenditure can be deducted, index cost of acquisition of the asset, the index cost of improvement of any of the other assets. So cost of acquisition in such cases includes the price paid, cost of share transfer stamps, cost of postage for sending the shares. Now this is not required because of DMAT. You don't require postage for sending the shares for transfer to the transfer agents. Index cost, I have explained to you, means an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as cost inflation index for the year in which asset is transferred bears to the cost inflation index for the first year in which the assets were read. So ये सब थोड़ा सा technical है, just simple is index cost is the cost which has taken inflation into consideration. So inflation consider कर दिया है to calculate the total gain. So short capital gain can be calculated by again deducting expenses, index cost, exemptions. So it is actually 20% shall be payable on long-term capital gains above, and sometimes you have to pay advance tax. मतलब पहले ही आपको tax pay करना है. So this is a chart which tells you how much it is. Now, STT कुछ याद है आपको? Anybody remembers STT? Security transaction tax. It is किस पे पे करना होता है? equity oriented mutual fund. Very good, Khushbu, very good. Yeah. और debt oriented पे क्या पे होता है? Dividend distribution tax. Distribution. Dividend distribution tax, correct. So though here it is written nil, however, now you have to pay tax at if the gain is more than 1 lakh on equities as well. So long-term gains are taxable at 20% and may benefit from indexation. The table below shows the minimum holding period for long-term capital gain term gains in various asset classes and the applicable tax. So securities listed on Indian Stock Exchange, which can be ordinary or preference shares or bonds or debentures listed on a recognized exchange in India. Short term would be 1 year. Equities of equity oriented funds, again 1 year. Units of UTI and other units of mutual fund where STT is not paid would be 3 years. Then unlisted securities of off-market deals. So off-market deals of listed securities or unlisted securities. Short term is 1 year. The tax payable would be 10% without indexation or 20% with indexation benefit. Property also 20% with indexation benefit. Gold also 20% with indexation benefit. Gold ETF or debt mutual fund again 10% without indexation and 20% with indexation. So अगर आप देखो तो shares के लिए short term is only 1 year. For other kind of assets it is 3 years. So it can capital gains can be anything. So gains are chargeable if they are capital assets, which is defined in the Income Tax Act as property of any kind, whether connected with business or not, both movable and immovable property, and tangible and intangible assets. So certain assets are not chargeable to tax and are exempt. So for example, agriculture, land in India, certain gold bonds, certain personal effect held for personal use, special bonds, consumer stores or raw material held for the purpose of business or profession
any stock in trade. Some of this is exempt, however, investment is chargeable. Now, the way you can have capital gains, you can also have capital losses. Again, depending on the tenure or your holding period, it can be long-term capital gains or short-term capital gains. So long-term capital gains, losses are losses. This we have seen, long-term capital gain losses can only be set against long-term capital gains. Whereas short-term capital loss, the short-term capital loss can be set off against any capital gain, which can be short-term or long. So capital losses can be carried forward for a period of 8 years for set off against capital gains of the same type in subsequent years. There is no provision for carrying losses back. In order to maintain set of claims, it is necessary to file the annual returns on or before the respective due date. So annual returns are nothing but the report which you give to the income tax department. So this is my loss, this is my gain for the financial year. तो हमने देखा इनकम टैक्स का एक हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस. सो अगर लॉस हुआ है, so that off can also be set off against any other income in the same assessment year. Business losses can be set off against any other income in the same assessment year. It is against business profit is up to 8 subsequent assessment year, subject to certain conditions. However, it is not possible to set off business losses against salary income. So capital gain आप सेटअप कर सकते हो, other income सेटअप कर सकते हो, but salary से आप लॉस नहीं कर सकते हो set off. Now wealth tax has been abolished in budget 2015. So I don't know whether we should study it or not, but wealth tax, to understand, was a tax which was charged on wealthy people. So anybody who had assets more than 30 lakhs had to pay some tax, but it's been abolished from the budget of 2015. And if you look at, it has been adjusted as surcharges. So surcharges are extra money which you have to pay on your tax if your income tax liability is high. So I probably will just go. But when we are talking about here, we have to look at the resident status. So any Indian who stays in India is resident. Any Indian who stays abroad is non-resident. So wealth tax was levied on all these things, but now it is compensated by the capital gain tax in case it's sold, or the in the income tax which you pay. This used to come under wealth tax, house property, urban land, boats, aircrafts, and yacht. All this had to be taxed. So this we have seen. तो किसी ने बिजनेस के लिए अगर स्टॉक होल्ड किया है उसको आप वेल्थ नहीं मानेंगे. A house held for business or profession, any profit in nature of commercial complex, a house let out for more than 300 days in a year, gold deposit, resident house allotted by a company to an employee or an officer or a ये important है tax calculation के लिए, whether it is wealth tax or any other tax, the residential status.
because that amount of tax which is charged is depending on the registration. So just to give you an example, if you are a resident Indian and you hold a fixed deposit with the bank would deduct TDS at the rate of 10%. However, if you are a non-resident, the bank would deduct tax at the rate of 30%. So the amount of tax deducted or the percentage of tax to be paid by NRIs is different than resident Indians. Therefore, determining the resident status of the customer becomes important for calculation of the income. So the residential status of the SSC plays an important role in assessing their share of wealth tax, similar to way it does while computing the income tax every year. For the residents of India, all assets owned by them within the country and abroad would form a part of net taxable wealth, whereas in case of non-resident Indian, the asset they own by them only in India qualify for net taxable wealth. I'll just skip this. So this is what I was talking about, wealth tax in India abolished and removed in budget 2015. This was done when Arun Jaitley was the finance minister, and the government had just come to power, so they were trying to earn some brownie points. So Arun Jaitley, while announcing budget 2015, announced that levy of wealth tax has been completely removed from financial year 15-16 onward. The loss of revenue due to abolishment of wealth tax would be compensated by levy of additional surcharge on high income earning SSCs. So we have seen that the income tax rates are different for people in different income slabs. So levy of surcharge is easy to collect and monitor and also does not result into any compliance burden on the taxpayer as well as administration department. Also, if things are very complex, they are difficult to do. The easier the things are, the more consistently people do it. So that's why wealth tax was abolished. So information pertaining to assets which is currently required to be furnished in the wealth tax return would now be required to be mentioned in the income tax return. The new income tax return form would accordingly be amended to capture the details of tax. So because it was removed, because it used to become costlier to get that tax rather than the amount of tax which you would get, and it was removed on the recommendation of Chelaiya committee. There are various committees. So for reforms, there are committees the government forms, and this was one of the recommendation of this committee. So the Chelaiya committee had recommended abolition of wealth tax in respect of all items of wealth other than those which can be regarded as unprotected form of wealth or other items whose possession could legitimately be discouraged in social interest. So it used to, the reason I told you, like it used to be very expensive. If you look at the number of wealth SSC was only 1.15 lakh, and the actual collection was also not too much. So only nominal amount of revenue is collected from levy of wealth tax. This levy creates a significant amount of compliance burden on the taxpayer as well as administrative burden on the department, and that's why wealth tax was abolished. So this is because the taxpayer are required to value the asset as per the provision of wealth tax rules for computation of net wealth. And for certain assets like jewelry, they are required to obtain valuation report from the registered valuer. So itna kaun karega? Moreover, the assets which are specified for levy of wealth tax, being unproductive like jewelry, luxury cars, etc., are difficult to be tracked. So this gives an opportunity to the SSC to underreport, undervalue the asset which are liable to wealth tax. Also, the collection of wealth tax over years has not shown any significant improvement.
it has only resulted in disproportionate compliance burden on the taxpayer and administrative burden on the department. Due to this reason, the levy of wealth tax in India has been abolished and removed. So loss of revenue or to the government due to removal of levy of wealth tax would be compensated by additional surcharge levied on high income earning SECs. So that we have seen, if you look at the income tax slab chart which I showed you, you will clearly see that people who earn more would have to pay more tax. Now, estate planning. So financial planning, again, I'll tell you, is a very comprehensive relationship with the customer. So you're planning for him to meet his financial goals, his objectives. Also, you're helping him to save tax. You will also help him to plan his estate. Estate planning is about how the transfer of assets will take place to the next generation. And this is one of the stages we have seen in the wealth cycle also. There's an accumulation stage, and there's also reaping stage, and there's a distribution stage. So estate planning is about planning the distribution, because death is inevitable, everybody would die. So how will the transfer of asset take place to the next generation is estate planning. So the primary purpose of estate planning is to protect assets, preserve assets, manage assets, and timely succession. And estate planning is a key to hassle-free future for one and family. Okay. तो जब आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, उसके साथ साथ ही आपको उसका प्लान भी करना चाहिए कि how this asset would pass on to the next generation, or if there is plan for the eventuality of customer dying early. So nomination is probably the best way of doing it. So estate planning is a legal arrangement for transfer and distribution of one wealth in anticipation of death and process by other which arrangement is completed. It also involves the bequeathing arrangement through either a will or a trust. तो आपने देखा होगा जो जितने रिच लोग होते हैं वो एक ट्रस्ट बनाते हैं या विल बनाते हैं. But individual customers, you can also plan estate by simply taking the nomination. So हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स देखे हैं, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो शेयर्स हो, सब में आप नॉमिनेशन रजिस्टर कर सकते हैं. So as a financial planner, whenever you are giving a new investment to the customer, ensure that you also tell him about the nomination and get a nominee if possible. Because अगर ये सब नहीं होता है तो the next generation has to go through a very long process, a legal process to get the access to the asset. So estate planning is concerned with ensuring that a client takes appropriate steps to ensure that their accumulated wealth passes to their intended beneficiary and is tax efficient, a method as tax efficient as possible. It can be complex subject, but essentially involves determining who is to inherit the assets of the client and what steps can be taken to reduce any estate taxes that will arise on death. Obviously, steps can vary significantly from country to country. Some jurisdictions allow complete freedom over to whom an individual can leave their estate, while in others, certain people will have a right to a certain share of the estate. In India, people can decide whom they want to give their interest. तो आपके पेरेंट्स भी आपको डराते होंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा. They can decide who they want to give their money to. So a key first step of estate planning is to assess the extent of client assets and liabilities. इससे आपको क्या पता चलेगा? Client assets और liability assess करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा इससे? किस लिए करते हैं हम लोग? Net worth पता चलेगा, correct. And you know how much, what are the kind of assets he owes, and if he has some liabilities, ideally they should be paid.
So you know okay कौन सा asset किस तरह से transfer हो सकता है. Yes. So obviously assets will include their property, their saving and any other investment. But it is also necessary to identify any other fund that would become payable if the client were to die. So your insurance amount, for example, would be payable in case the client dies, such as the proceeds of any life assurance policy or payment of death benefits if the client is still working. The assessment of client liability should also take account of any protection policy that may be in place to meet that liability, such as mortgage protection policy. तो अगर home loan है, तो a lot of time the lender asks the customer to take a mortgage protection policy. Mortgage protection basically means in case there's an eventuality of the customer being dying before the payment of such money. In that case, that can be waived off. So that is mortgage protection policy, or there can be ways of repaying this on the death of the customer. So like the way you make a balance sheet of a business, you make a balance sheet of the customer. So balance sheet में आपको याद होता क्या होता है, क्या क्या होता है balance sheet में? मैम asset, liability and owner's equity. Correct. इसी तरह से आप customer की भी balance sheet बनाएंगे, तो you will have assets and liabilities. So whether they need to execute a power of attorney to protect their interests when they are incapable of managing their affairs. So इस type की कहानियां आपने बहुत देखी होंगी ना पुरानी फिल्मों में कि people cheat rich people to get access to their estate. So the extent of any liability or inheritance tax that may arise and whether action should be taken to mitigate this, whom they wish to inherit their estate, and whether there are any specific they wish to make. So basically it is about अपने customer को अभी तक help किया है in accumulation of his wealth. Now अब जब distribution phase आएगा, so you need to help him in that as well. So again I will say, if you're going into wealth management and relationship management, you will be dealing with ultra rich customers. तो उनकी ये एक requirement ये भी होती है, tax planning भी होती है और estate planning भी होती है. So I think we'll take a break here and join back at 11:45. Okay, let's take a break. Okay, ma'am.